हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के विषय में। दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भारत में पुनर्जागरण, ब्रह्म समाज, जो संस्थाएं भारत में पुनर्जागरण के दौरान बनी, जिन्होंने सामाजिक सुधार के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी, उन मुख्य संस्थाओं की और उन मुख्य व्यक्तियों की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। बात करेंगे हम प्रार्थना समाज के विषय में, आर्य समाज के विषय में, यंग बंगाल आंदोलन के विषय में, रामकृष्ण मिशन के संबंध में। साथ ही हम जानेंगे हिंदुओं के अलावा मुस्लिम धर्म के अंदर जो सुधार आंदोलन चले थे उनके विषय में भी। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति और अन्य संस्थाएं भी रहीं जिनके विषय में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो यहाँ हम एक बात पहले समझ लेते हैं कि क्या पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के अंदर कोई संबंध है क्या। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ हम सामाजिक सुधार का जो तात्पर्य है वो समाज के अंदर धर्म सुधार से लेकर के चलते हैं। मुख्यतः जो कार्य हमें देखने को मिलेंगे वो धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कुरीतियों और रूढ़ियों, प्रथाओं को दूर करने के मिलते हैं, जिनके द्वारा सामाजिक सुधार किया गया था। दोस्तों, और वो किसके बिना संभव नहीं था? पुनर्जागरण के बिना संभव नहीं था। हेगल महोदय का एक बहुत पुराना कथन है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है, यानी धर्म सुधार संभव नहीं है तो सामाजिक सुधार भी संभव नहीं है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे भारत में पुनर्जागरण था तो कैसे आया। तो पुनर्जागरण की अगर हम बात करें शुरुआत कहाँ हुई, तो पुनर्जागरण की शुरुआत हम 18वीं शताब्दी में यूरोप से मान करके चलते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा युग था जिसके अंदर तर्कवाद था, अन्वेषण था, विज्ञान था। मतलब उस समय हर कार्य को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा था और जो भी उस समय के धार्मिक कुरीतियां थी उसके बाद में उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, अब इस तर्क की कसौटी ने न केवल यूरोप के समाज को विकास का रास्ता दिखाया बल्कि उस रास्ते पर यूरोप चला भी, और चल करके जो यूरोपियन सभ्यता थी वो उस अग्रणी महाद्वीप के अंदर आ जाती है। यानी जो यूरोप है पूरे के पूरे को वो अग्रणी बना देती है विश्व के अंदर। लेकिन उसी समय हम तत्कालीन भारतीय समाज की बात करें तो भारत के अंदर था अंधविश्वास और कुरीतियां, जिसके कारण वो एक निश्चल, निष्प्राण और पतनशील समाज का चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। ऐसी उस समय की भारत की दशा थी। अब इसी समय भारत में भी पुनर्जागरण आता है, वो आता है 19वीं शताब्दी के अंदर। अब होता क्या है कि बंगाल में इंग्लिश पढ़े हुए यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे बंगाली युवक आते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के अंदर बुराइयों और अंधविश्वास को देखते हैं और समझते हैं। न केवल देखते हैं, न केवल समझते हैं, बल्कि उसके प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन भी करते हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ भी उठाते हैं। दोस्तों, और इन बुद्धिजीवियों में सबसे इम्पोर्टेंट हम नाम मान करके चलते हैं राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी जो थे। ये संभवतः ऐसा हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ही वो पहले बुद्धिवादी व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए वहाँ की जो बुद्धिवादिता थी, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत थे, वहाँ की जो धारणाएं थी, भावनाएं थी, उनको आत्मसात किया और भारत के संदर्भ में उनको देखा और उनके द्वारा जो है सामाजिक सुधार का प्रयास किया था। तो ये जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी थे, इन्हें ही भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो हमारे लिए हमेशा रहेगा राजा राम मोहन राय। प्रथम इसमें समाज सुधारक हम मान करके चलते हैं। देखिए, भारत में पुनर्जागरण हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर, तो ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की भूमिका आती है। तो यहाँ जो मुख्य कारण है, सबसे पहला कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो चुकी थी जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया था, जिससे परिस्थितियां जो है अपने आप बौद्धिक विकास के अनुकूल बनी। दोस्तों, जो लोग हैं वो बौद्धिक विकास की तरफ तत्पर होने शुरू हो गए। इसी के साथ जो हमारे प्राच्यवादी थे उन्होंने भारत के अतीत को वैभवशाली बताया, क्योंकि जो अंग्रेज आते थे वो तो ये कहते थे कि हम तो सभ्य हैं और आप लोग बिल्कुल ही बर्बर हो, आप लोगों को तो रहना ही नहीं आता है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो, सबसे ज़्यादा जो प्रगतिशील है वो हम लोग हैं। लेकिन
ये बात जो है वो कुछ लोग यहाँ के समझ नहीं पाते हैं, और बौद्धिक विकास के बाद में जब उनको ये पता चलता है कि भारत का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और ये पत्र पत्रिकाओं के द्वारा और वैचारिकता के अंदर जो है समाज के अंदर आने लगता है, और जब हमें महसूस होता है कि हमारा अतीत बहुत ही वैभवशाली था, तो हम भी अपने आप पर गर्व करना शुरू कर देते हैं। तो प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना, जैसे हम बात करें कि अगर अभी आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आपको ये बता दिया जाए कि आपके जो पूर्वज थे वो किसी महाराजा के वंशज थे, तो हमें अपने आप से गौरव होना महसूस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यही यहाँ भी हुआ, जो हीन भावना थी वो हमारी धीरे धीरे जानी शुरू होगी। दूसरा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी हो रहा था, इसलिए भी हिंदू धर्म यहाँ संकट में आ चुका था, और उसके विरोध में भी जो है हमें अपने अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना पड़ा था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास जो प्रसार है वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान हम मान करके चलते हैं, क्योंकि जो समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय थे या उनके समय के जो लोग थे, वो मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बच्चे ही थे, लोग ही थे, जिन्होंने जो है उस चीज़ को समझा और यूरोप का जो पुनर्जागरण है वहाँ की विचारधारा को समझा था और उसे लागू करने का प्रयास किया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण ही शिक्षित भारतीय जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की वहाँ पर किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई, फ्रांस की राज्य क्रांति और वहाँ की राष्ट्रीय भावना से परिचित हुए थे दोस्तों। तो उन्हें दुनिया के बारे में जानने को मिला, पूरी दुनिया के जो अच्छे विचार हैं उन्हें पढ़ने को मिलता है, जिसके कारण भी जो है भारत में पुनर्जागरण का जन्म होता है। तो ये कुछ एक कारण हम मान करके चलते हैं। भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान हम बंगाल को ही मान करके चलते हैं, बंगाल से ही शुरू हुआ हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि राजा राम मोहन राय और आगे के जो भी समाज सुधारक थे उनमें से अधिकतर जो थे वो बंगाल के ही हुआ करते थे दोस्तों। समाचार पत्रों का भी एक बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों, क्योंकि समाचार पत्र किसी विचार को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। साथ ही विदेशी विद्वानों के जो विचार थे और जो ग्रंथ थे वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारे लोग पढ़ने शुरू कर चुके थे। तो इस कारण भी हमें हमारी सामाजिक कुरीतियों का, बुराइयों का एहसास होना शुरू हो गया और भारत में जो है पुनर्जागरण का पदार्पण होता है दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जिन संस्थाएं, वो जो संस्थाएं थी जिन्होंने समाज सुधार के अंदर योगदान दिया, उनमें से सबसे पहले नाम आता है ब्रह्म समाज का। इसकी जो स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को होती है। कब होती है दोस्तों? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। यहाँ कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और विशेषतः यहाँ जो प्रश्न रहेंगे, कौन से समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई भी पूछा जा सकता है, उनके उद्देश्य क्या थे, उनके मुख्यालय कहाँ थे। इन सभी संस्थाओं में से, इस पूरे टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यही सबसे ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। तो ये जो संस्था बनी ब्रह्म समाज था, ये 20 अगस्त 1828 को बनता है और इसको बनाने वाले थे राजा राम मोहन राय। अब हम बात करें कि इनको बनाने के उद्देश्य क्या थे, तो इसके बनाने के मुख्य उद्देश्य 3 थे दोस्तों। एक तो हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको दूर करना, और साथ ही साथ ईसाई धर्म का जो प्रसार हो रहा था उसको बढ़ने से रोकना। तीसरा कि सभी धर्मों के अंदर आपसी एकता स्थापित करना, हिंदू, मुस्लिम या और जो भी धर्म भारत में रहा करते थे उन सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करना। तो 20 अगस्त 1828 के दिन राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसके उद्देश्य के अंदर था हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और सभी धर्मों के अंदर आपसी एकता को स्थापित करना। कुछ और उद्देश्य भी हम इसमें लेंगे जो इन्हीं का विस्तार होगा, जैसे सामाजिक जो बुराइयां हैं उन्हीं के विस्तार के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध के अंदर, पर्दा प्रथा या इन जो हमारी प्रथाएं थी उनका विरोध किया था दोस्तों। राजा राम मोहन राय वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त मध्य युगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मध्य युगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले प्रारंभिक जो व्यक्ति थे या पहले व्यक्ति कौन थे, तो उसमें नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय
किस प्रकार के विचारक थे, तो वो एक लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक और मानवतावादी विचारक हुआ करते थे। उनके विचार में प्रधानता थी लोकतंत्र की और मानवतावाद की। इनके विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के अंदर भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। हम कह सकते हैं कि भारत में पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन होंगे, तो वो हम कहेंगे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य की कड़ी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अतीत का जो हमारा गौरव था उसी को वापस लेकर के आना, यही पुनर्जागरण का अर्थ भी होता है दोस्तों। इसलिए हम इसे अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु या पुल भी कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता। तो यहाँ ये जो उपनाम है, इनमें से संभवतः कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें राजा राम मोहन राय के जन्म की, तो 22 मई 1772 को बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। बचपन के अंदर ही इन्होंने अरबी, फ्रांसीस, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी भाषाओं को सीख लिया था दोस्तों। राजा राम मोहन राय के अगर हम बात करें सिद्धांत कौन कौन से थे और वो किन से प्रभावित थे, तो राजा राम मोहन राय की जो फिलोसफी है उसके अंदर था इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों का रहस्यवाद, ईसाई का जो आचार साहित्य नीतिपरक शिक्षा है और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांत थे, वो उनके फिलोसफी में थे, उनके दर्शन में शामिल थे, उनके सिद्धांतों में शामिल थे। अगर हम कहें राजा राम मोहन राय किन किन धर्मों से प्रभावित थे, तो वो हिंदुओं से भी थे, मुस्लिम से भी थे और ईसाइयों से भी थे। वहाँ की सभी अच्छी बातों को इनके द्वारा ले लिया गया था। इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफी का रहस्यवाद, ईसाई की जो नीतिपरक शिक्षा है और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवादी जो सिद्धांत थे उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों। इन्होंने प्रयास किया हिंदू सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का। कौन कौन सी, जैसे हमने पहले भी कहा, समाज सुधार के अंदर जो है हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने का जो आगे और हम इसको डिस्क्राइब करें तो वो सारी चीज़ें सती प्रथा के रूप में देखेंगे, बहुपत्नी प्रथा के रूप में देखेंगे, वेश्यागमन के रूप में देखेंगे, जाति प्रथा के रूप में देखते हैं। तो हिंदू समाज की जो मुख्य बुराइयाँ थी, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद, इन सभी के ये घोर विरोधी हुआ करते थे। समर्थक किसके थे, तो पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था दोस्तों। महिलाओं को जो विधवा होने के बाद में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, तो उसका समर्थन इनके द्वारा किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन करवाना था दोस्तों। भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन करवाना था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए फारसी भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी, तोहफात उल मुवाहिदीन, और इस पुस्तक का तात्पर्य था एकेश्वरवादियों को उपहार। ये पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई जिसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1815 में कौन सी सभा का गठन किया, आत्मीय सभा का गठन है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। 1815 के अंदर राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। तो इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना, यानी हिंदू धर्म के अंदर जो एकेश्वरवाद है उसका प्रचार करना। इसमें इनके साथ में द्वारिकानाथ ठाकुर भी थे। 20 जनवरी 1817 डेट याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो भी ज़्यादा तनाव मत लेना दोस्तों। बहुत सारी डेट आपको हिस्ट्री में मिलेगी, जितनी याद रह जाए उतना ही लाभ ले लेना। हाँ, लेकिन ये आप तनाव कभी मत लेना कितनी सारी डेट है। सभी कोई कितना भी हिस्ट्री पढ़ने वाला हो, सबको सारी डेट कभी भी याद नहीं रहती है दोस्तों। हाँ, ऑप्शन में आएगा तो किसी न किसी प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे। 20 जनवरी 1817 को शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोलकाता के अंदर इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। 20 जनवरी 1817 को हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कोलकाता में इनके द्वारा की गई थी। 1818 के अंदर इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। कब चलाया, 1818 के अंदर।
4 दिसंबर 1829 को जब सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विलियम बेंटिंक कानून लेकर के आते हैं, तो इसे लागू करवाने के अंदर राजा राम मोहन राय जो है वो सरकार की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। यहाँ प्रश्न जो आपके सामने पूछा जा सकता है, आंदोलन कब चलाया? 1818 में चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? सती प्रथा के विरुद्ध चलाया। चलाने वाले कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। बेंटिंक जो है सती प्रथा के लिए कानून कब लेकर के आया? तो 1829 को लेकर के आया। बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है दोस्तों। और अगर लेकर के आए तो फिर राजा राम मोहन राय ने क्या किया? तो इसको लागू करने के अंदर सरकार की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी दोस्तों। 1822 में इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार नियम। कौन सी पुस्तक थी? हिंदू उत्तराधिकार नियम कब आई थी? 1822 के अंदर। हमें इनकी जो पुस्तक पत्र पत्रिकाएं जो चाहे किसी भी समाज सुधारक की हो, किसी आज़ादी के देखिए नेता की बात हो, पुस्तकें हमेशा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। तो पुस्तकों के नाम आप विशेषता याद रखना। तो हिंदू उत्तराधिकार नियम किसकी पुस्तक है? वो है राजा राम मोहन राय की। और तुहफात उल मुवाहिदीन किसकी पुस्तक है? वो भी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1820 के अंदर एक और जो थी इनकी पुस्तक का नाम है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है इनकी पुस्तक है जो ईसाई धर्म के ऊपर लिखी गई थी 1820 के अंदर। तो इन्होंने देखिए मुस्लिम धर्म पे भी लिखा, मुस्लिम धर्म से संबंधित किताब भी है, ईसाइयों से संबंधित भी किताब है और हिंदुओं के उत्तराधिकार नियम से संबंधित भी किताब है। इसलिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी बनते हैं। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और प्रज्ञाचंद का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी संभवतः भारतीयों द्वारा संपादित, संचालित और प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र कौन है, तो उसका नाम होगा संवाद कौमुदी। 1822 के अंदर कलकत्ता में एक एंग्लो हिंदू कॉलेज भी इनके द्वारा खोला गया और उसके बाद में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। 20 अगस्त 1828 को हम पहले भी बढ़ चुके हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना भी था, मूर्ति पूजा का विरोध भी था, पुरोहितवाद का विरोध भी था, अवतारवाद का खंडन भी था। ये सब हम हिंदू धर्म की बुराइयों के संबंध में भी देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बारे में इनकी क्या राय थी, तो ये जो है वो पक्ष में नहीं थे कि भारत को तुरंत स्वतंत्र हो जाना चाहिए, बल्कि ये कहते थे कि भारत को तुरंत स्वतंत्र न होकर के बल्कि प्रशासन में हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के समर्थक ही थे दोस्तों। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा की उपाधि इनके पास में कहाँ से आई, तो राजा जो इनकी उपाधि है वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी 1850 के अंदर। तो आपसे पूछा जाए राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ये इनके दूत बनकर के ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। तो उस समय जो है राजा की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन जो है उसके विषय में सम्राट से बात करनी थी जिसके लिए वो वहां पर गए थे। तो इसी दौरान क्या होता है, ब्रिस्टल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जहीं पर उनका स्मारक भी है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि भी दी है। किसकी उपाधि दी है? युगदूत की। राजा राम मोहन राय तो चले गए, तो राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज का क्या हुआ उन बातों को भी हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक द्वारिकानाथ टैगोर ने किया और पंडित रामचंद्र विद्यावाकीस के द्वारा किया गया था दोस्तों। महर्षि द्वारकानाथ के बाद में उनके पुत्र जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनका जो है संचालन किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ब्रह्म समाज में आने से पहले जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी और उस सभा का नाम था तत्वरंजनी सभा। ब्रह्म समाज में आने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी और बाद में यही जो तत्वबोधिनी के नाम से अस्तित्व में आती है।
तो अगर आपसे पूछा जाए तत्व बोधिनी या तत्व रंजन किसकी सभा है, किसकी संस्था है, तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर की है। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक एक पुस्तिका का संकलन भी किया था और पूजा के लिए ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना को भी प्रारंभ किया था दोस्तों। ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ तथ्य हैं। इसके बाद में देखिए 1857 में क्या होता है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया जाता है और इस समाज का आचार्य नियुक्त किया जाता है। इनके जो विचार थे वो काफ़ी उदारवादी थे, जिसके कारण ब्रह्म समाज की लोकप्रियता है वो और बढ़ जाती है। इनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और बढ़ाया और जल्दी ही इस ब्रह्म समाज की शाखाएं हैं वो अन्य जगह भी फैलने लगी। बंगाल से बाहर भी इसने पैर फैलाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास केंद्र में इसकी शाखाएं बननी शुरू हो गई और जल्दी ही इनके प्रयासों से ब्रह्म समाज को एक अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप मिल पाया दोस्तों। 1861 के अंदर इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1865 के अंदर जो है ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है। 1865 के अंदर ब्रह्म समाज जो है वो दो भागों में बंट जाता है, क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति था या होता है कभी भी किसी संस्था की स्थापना करने वाला, उसके खुद के एक विचारधारा होती है जो सब पर लागू होती है, लेकिन उसके जाने के बाद में आगे वो विचारधारा जो है वो समूह के अंदर बंटनी शुरू हो जाती है, जैसा बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था। और लगभग हर धर्म, हर संस्था के साथ में हम इस प्रकार का जो परिवर्तन है, विभाजन है वो देखते हैं। तो यहाँ भी जो है ब्रह्म समाज में पहला विभाजन होता है 1865 के अंदर। देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो समूह होता है वो कहलाता है आदि ब्रह्म समाज, यानी पूरा नाम। और इनका जो नारा था कि ब्रह्मवाद है वही हिंदूवाद है, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद। 1872 के अंदर केशव चंद्र सेन पश्चिमी शिक्षा के प्रचार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के विषय में। तो प्रार्थना समाज जो है वो कब बना, 1867 के अंदर। देखिए आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा जब थी, उसी यात्रा से प्रभावित होकर के महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 के अंदर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। दो व्यक्तियों का नाम इसमें आता है, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। दोनों ही महाराष्ट्र के बहुत ही चर्चित व्यक्ति और बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर आपसे पूछा जाए तो वो हम किसको कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और साथ ही साथ अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। तो एक प्रकार से समाज सुधार के कार्य भी इन्होंने यहाँ पे किए थे दोस्तों। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। कहाँ हुई इसकी स्थापना, बंबई में। किसके द्वारा की गई थी, 1867 के अंदर। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो हम महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं दोस्तों। 1871 के अंदर रानाडे ने एक सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की, सार्वजनिक समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रानाडे के द्वारा 1871 के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात हम किसे कहेंगे, तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है दोस्तों। रानाडे ने भी एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसके बाद में हम देखते हैं इनकी एक पुस्तक भी थी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। अगर आपसे पूछा जाए ये पुस्तक किसकी है, तो महादेव गोविंद रानाडे की है। इसके बाद में देखिए भारतीयों में जो है शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य के अंदर 1884 के अंदर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की जाती है। कब की जाती है, 1884 के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे अगली जो हमारी संस्था है वो है आर्य समाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई, तो 1875 के अंदर हुई। करने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 के अंदर। बम्बई के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी, बम्बई में। बाद में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में भी स्थापित किया गया था दोस्तों। इनके बचपन का नाम क्या था, तो
स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था मूलशंकर। अब इनका जन्म कब हुआ? 12 सितंबर 1824 को गुजरात के मोरबी परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। दयानंद जो नाम है वो इनका बचपन का नाम नहीं था, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। तो दयानंद नाम कहाँ से आया? ये नाम जो है इनके गुरु विरजानंद ने इनको दिया था। इन्होंने देखिएगा 21 वर्ष की आयु में ही अपने घर का परित्याग कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक फेमस नारा है, वेदों पर वो बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे, उसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया करते थे। और वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यानी हमारे अतीत के गौरव को वापस लेकर के आना, जो पुनर्जागरण का तात्पर्य भी होता है। और वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी बताया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो दयानंद सरस्वती को हम मान करके चलते हैं। समाज सुधार के अंतर्गत इन्होंने चातुर्वर्ण जो व्यवस्था थी 4 वर्णों की, उसको जन्म के बजाय कर्म के आधार पर करने का समर्थन किया था दोस्तों। तो यहाँ हमारे सामने स्पष्ट होता जा रहा है कि पुनर्जागरण जो है अतीत का जो गौरव, अतीत के अंदर जो हमारी अच्छी स्थिति थी उसको ही दोबारा लेकर के आने की बात यहाँ चल रही है। यानी पहले भी क्या था, जन्म के बजाय कर्म के आधार पर हुआ करती थी वर्ण व्यवस्था, उसी को वापस लेकर के आना। आर्य समाज जो है न केवल वेदों की बात करता है बल्कि वो समाज सुधार के अंदर भी कार्य करता है। वो छुआछूत का भी विरोध करता है, जाति भेद, बाल विवाह, इन सभी का वो विरोध करता है। और साथ ही साथ समर्थन करता है विधवा पुनर्विवाह का और अंतरजातीय विवाह का समर्थन वो करता है। आर्य समाज जो है इस प्रकार से सामाजिक सुधार के अंदर भी योगदान अपना देता है। आर्य समाज हिंदू धर्म में पुनर्वापसी के लिए एक आंदोलन चलाता है जिसे शुद्धि आंदोलन कहते हैं। यानी किसी हिंदू ने अगर अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है तो उसको वापस लाने के लिए एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, जिसे हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आर्य समाज का एक दूसरा कार्यक्रम भी था, वो था गोरक्षा। देखिए गाय वापस आते हैं, हमारे पुराने समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आर्य समाज ने गोरक्षा के लिए एक सभा भी बनाई जिसका नाम था गोरक्षिणी सभा। गोरक्षिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज के द्वारा की गई थी दोस्तों। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी कहा था कि स्वामी दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए ये लाइन किसकी है तो हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की है दोस्तों। उसके बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्वामी दयानंद की लिखी हुई पुस्तकें, जिसमें जो नाम आता है सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश का है, वेद भाष्य भूमिका का है, ऋग्वेद भाष्य का है, अद्वैत मत का खंडन है और पंच महायज्ञ विधि। ये सब आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके बाद में देखिएगा वैलेंटाइन चिरोल जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट जो थी उसके अंदर आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वो आर्य समाज को कहा जाता है दोस्तों। अब इनकी जो है निधन कब हुआ तो इनकी एक प्रकार से हत्या ही मानते हैं। 30 अक्टूबर 1883 को नन्ही जान नामक एक वेश्या थी, वो जहर दे देती है तो विष देने के कारण जो है अजमेर के अंदर इनका निधन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1892-93 के अंदर आर्य समाज जो है वो 2 गुटों में बंट गया, क्योंकि 2 विचारधाराएं यहाँ पर आ गई। कौन कौन सी? एक वर्ग जो था वो तो था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी और दूसरा था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक। और विरोधियों में कौन थे? तो विरोधियों में थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम। इन्होंने 1902 के अंदर गुरुकुल की स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे हंसराज और लाला हरदयाल थे, ये स्थापना करते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की। किसकी करते हैं? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की, हंसराज और लाला हरदयाल। अब हम बात करेंगे एक मुख्य आंदोलन और है हमारे सामने, यंग बंगाल आंदोलन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन की जो शुरुआत है किसने की थी? हेनरी विवियन डेरेजियो। तो ये काफ़ी अलग सा नाम है। हेनरी डेरेजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कोलकाता के हिंदू कॉलेज में डेरेजियो जो है इतिहास के एक शिक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। सुकरात से किसकी तुलना की जाती है? सत्य का अनुसरण करने के अंदर, तो वो डेरेजियो की जाती है दोस्तों।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। ये नाम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे उपनामों के प्रश्न आते हैं। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत डेरोजियो को कहा जाता है, ये भी बंगाल के ही थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। दोस्तों, इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या थे, किस लिए ये आंदोलन चलाया गया? तो इसके उद्देश्य थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से जो रैयत है उनकी सुरक्षा करना, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय कौम को भी रोजगार देना, ये इस प्रकार के जो है मांगे थी इस आंदोलन के मुद्दों में ये शामिल थे। दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। ये भी बहुत चर्चित रहा था और स्वामी विवेकानंद के कारण ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है। रामकृष्ण कौन थे? तो ये काली माता के पुजारी हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे। इन्हीं के विचार से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बहुत सारी कहानियाँ हमने इनके बारे में पढ़ रखी है, लेकिन दोस्तों कहानियाँ परीक्षा में नहीं आती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी, तो आप अलग से उनको कभी सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको खूब सारी इनकी कहानियाँ मिल जाएगी। हम यहाँ मूलतः फैक्ट की बात करेंगे, जो कार्य इनके द्वारा किए गए थे या कोई नाम से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो रामकृष्ण जो है वो काली माता के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। इनका असली जो नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये तो रही रामकृष्ण की बात। रामकृष्ण का जो निधन है वो 1886 में हो जाता है। इसके बाद में आते हैं नरेंद्र नाथ, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। ये अपने गुरु के संदेशों का प्रचार प्रसार का जिम्मा लेते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, और इसके बाद में ही ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करते हैं अपने गुरु के प्रचार प्रसार के लिए। दोस्तों, 1893 के अंदर इनका जो मुख्य योगदान है स्वामी विवेकानंद का, वो माना जाता है 1893 के अंदर शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना। और न जाने कितने बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कब गए थे? 1893 के अंदर गए थे। ये सन आपको मस्ट है, कहीं भी लिख करके छोड़ लीजिएगा, इसको याद करना ही करना है। 1893 सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक में से। इस सम्मेलन से पूर्व ही जो है नरेंद्र नाथ का जो नाम परिवर्तित हो गया। किसने किया था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद इनको नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद को ये नाम किसने दिया, तो नरेंद्र नाथ से बदल करके ये नाम देने वाले थे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। तो ये इनकी गाड़ी को भी खींचने का कार्य करते हैं। काफ़ी इस तरह के वक्तव्य हैं जो इनके बारे में आते हैं। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, कौन सी पुस्तक है? मैं समाजवादी हूँ, में भारत के उच्च वर्ग से आह्वान किया कि वो अपने पद का त्याग करें और निम्न वर्ग से मेलजोल का आह्वान किया। तो उनकी पुस्तक याद रखनी है हमें, कौन सी? मैं समाजवादी हूँ। समाजवाद यही तो है सभी वर्ग को एक समान देखना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, यानी सारे बंगाल के ही हम देख रहे हैं, कोलकाता के अंदर इनका जन्म होता है। 1881 में वे रामकृष्ण के शिष्य बने थे। स्वामी जी का जो सबसे मुख्य नाम आता है वो आता है वीर सन्यासी और तूफानी हिंदू। अगर आपसे पूछा जाए कि वीर सन्यासी या तूफानी हिंदू किसे कहते हैं, तो वो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। दोस्तों, 1894 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर स्वामी जी ने वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी। मई 1897 के अंदर कोलकाता के अंदर वो रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 9 दिसंबर 1898 को पश्चिमी बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की गई। बेलूर मठ ये जो है 2 जुड़वा संस्थाओं का मुख्यालय माना जाता है, रामकृष्ण मठ का भी और रामकृष्ण मिशन का भी। दोस्तों, 19 मार्च 1899 के अंदर मायावती में ये अद्वैत आश्रम की स्थापना भी करते हैं। तो ये सारे आश्रम हमें याद रखने पड़ेंगे। देखिए, रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में 1897 को, बेलूर मठ की 1898 में पश्चिम बंगाल में बेलूर में, और जो बेलूर जो है वो 2 जुड़वा संस्थाओं का मुख्यालय माना जाता है। मायावती के अंदर अद्वैत आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो है कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हिंदू धर्म, प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत, धर्म रहस्य और शक्तिशाली विचार जो हैं, ये सारी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। दोस्तों, इन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन भी किया था
अंग्रेजी में किया था, और प्रबोधिनी का जो संपादन है वो बंगाली के अंदर इनके द्वारा किया गया था। किसका संपादन किया? प्रबुद्ध भारत का अंग्रेजी में और प्रबोधिनी का बंगाली में। इनकी भाषाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों। स्वामी जी का दर्शन कैसा था? तो इनका दर्शन था वेदांत। वेदांत का अभिप्राय क्या होता है? वेदांत का अभिप्राय जीवन और जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति से लेते हैं जिसके द्वारा संसारिक बंधन जो है वो कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति की ये मुख्य बात करते हैं। ये एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन ये कतई नहीं था कि बाकी देवताओं को ये अस्वीकार करते थे। उनको भी अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझते थे, ये खुद को एकेश्वरवादी घोषित करते थे। वे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करते थे, इसीलिए वो मानव सेवा को महत्व देते थे, मानव सेवा को सर्वश्रेष्ठ मान करके चलते थे दोस्तों। इसके बाद में अगली संस्था आती है हमारी, वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1875 को मैडम ब्लावस्की और कर्नल ओलकोट के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, भारत में तो हुई नहीं थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। 1879 में जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। इसके मुख्यालय बहुत बदलेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसके मुख्यालय में हुआ था। 1882 में इसका अंतिम रूप से इसका प्रधान कार्यालय अड्यार मद्रास यानी चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया। भारतवर्ष में जो इसकी राष्ट्रीय शाखा है 18 दिसंबर 1890 को अड्यार में स्थापित हुई और बर्ट्रम केटले इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने थे? बर्ट्रम केटले। तो यह तो सबसे पहला कार्यालय पूछा जाएगा, ये जो बाद में स्थायी कार्यालय हो गया था। 1895 के अंदर राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी लाया गया। श्री मूलजी थेकर से इसके प्रथम भारतीय सदस्य बने थे दोस्तों। तो ये एक अंग्रेजी विचारधारा ही हम मान करके चलते हैं, लेकिन इसका संबंध भारत से था। इस धर्म की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राच्य धर्म से, प्राचीन जो धर्म है उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए था, यानी उनका तुलनात्मक अध्ययन करें और देखें कि सबसे बढ़िया कौन सा है। तो इसने हिंदू धर्म का विश्व का सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना था कि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म है दोस्तों। यह हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करता है। अगर बहुत डीप में अगर पूछा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से दर्शन का समर्थन करती है? आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म का। 1889 के अंदर एनी बेसेंट जो है इस सोसाइटी की सदस्य बनती हैं। वो 1893 के अंदर भारत आती हैं दोस्तों। ओलकोट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट बनी। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये दोस्तों, एक आधा क्वेश्चन आने की संभावना है ही है। बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है और 1916 में ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है दोस्तों। मैडम ब्लावत्स्की का निधन हो जाता है 8 मई 1891 को। उनके स्मृति में देखिए 8 मई को एक दिन मनाया जाता है, उस दिन का नाम है व्हाइट लोटस डे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट लोटस डे कब मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है। किसके लिए? मैडम ब्लावत्स्की के निधन के दिन को मनाया जाता है। 17 फरवरी को ओलकोट का भी निधन हो जाता है दोस्तों। ओलकोट की मृत्यु के बाद में ही तो है जो एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है और 1898 के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये बात अपने पीछे कर चुके हैं दोस्तों। अब थोड़ा देखते हैं थियोसॉफी शब्द की बात। तो ये जो शब्द है ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो है सिमिलर हम देख लेते हैं जो कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या से जुड़ा हुआ है, ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ है और इस्लाम के सूफीवाद से जुड़ा हुआ है, यानी उन्हीं के समकक्ष जो है ये विचारधारा मानी जाती है। इसकी जो मोहर है, स्टैंप है, उसके ऊपर ओम भी अंकित किया हुआ है हिंदू धर्म वाला। इसके बाद में देखिए जो एनी बेसेंट है उन्हें हम डायमंड सोल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डायमंड सोल किसे कहते हैं तो वो एनी बेसेंट को कहते हैं। 1907 से 1933 तक जो है वो इसकी अध्यक्षा रही थी दोस्तों। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। न केवल इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में योगदान दिया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी और अपने विचारों के प्रचार के लिए इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले। वो थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये विशेषता आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके हैं, इनका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया तो वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और भारत में स्वशासन के लिए 1916 के अंदर अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की। अब आपसे पूछा जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी तो 1916 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हमारे लिए है दोस्तों। कांग्रेस में
के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी ये अध्यक्षता भी करती हैं। तो ये महिला ऐसी पहली अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम हमारे लिए हो जाता है। 20 सितंबर 1933 को इनका देखिए निधन हो गया। भारत में ये बीबी बासंती के नाम से प्रसिद्ध रही थी, इस नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद में अगला नाम आता है हमारे पास में, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी एक देखिए बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बंगाल के ही थे और बंगाल के पुनर्जागरण के मुख्य स्तंभ भी माने जाते हैं। 1820 के अंदर इनका जन्म होता है, 26 सितंबर को बंगाल में ही हुआ था। और इनकी विद्वता के कारण ही कोलकाता के संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। नाम था ईश्वर चंद्र और विद्यासागर की इन्हें उपाधि मिली थी, जो कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के द्वारा इनको दी गई थी दोस्तों। इन्होंने सबसे बड़ा जो योगदान दिया था वो दिया था विधवा पुनर्विवाह के अंदर। न केवल इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया, बल्कि इन्हीं के प्रयासों से 25 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। पहला कानूनी हिंदू पुनर्विवाह कलकत्ता में ही दिसंबर 1856 को संपन्न होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो किसके कारण तैयार हुआ था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण हुआ था दोस्तों। इनकी एक पुस्तक भी है बेताल पंचविंशति, ये इनकी पहली पुस्तक मानी जाती थी दोस्तों। इसके बाद में एक और समाज आता है हमारे सामने, संस्था आती है, वो है सत्यशोधक समाज। महाराष्ट्र में 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत पूछा गया प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 के अंदर की गई थी दोस्तों। और इन्होंने जो है जातिगत भेदभाव से उनका बहुत ज़्यादा डटकर विरोध किया था दोस्तों। 1873 में इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। इन्होंने अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को इसे समर्पित किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में। मुस्लिम धर्म में भी आंदोलन चले थे। अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं, किसके द्वारा चलाया गया? तो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसे हम अलीगढ़ कहते हैं क्योंकि अलीगढ़ में चलाया गया था। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। आरंभ में तो किसकी बात की? हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन बाद में हिंदू और कांग्रेस के सबसे प्रबलतम शत्रु भी यही साबित हुए। इन्होंने मुस्लिम धर्म में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और पीरी मुरादी जो प्रथा हुआ करती थी उसको भी समाप्त करने की वकालत इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। 1875 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। कौन सी है? राजभक्त मुसलमान। और साथ ही साथ देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन के विषय में। ये जो आंदोलन है कैसे शुरू हुआ? तो मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोहू के द्वारा 1967 में देवबंद उत्तर प्रदेश के अंदर इस्लामी मदरसे की स्थापना की जाती है। और इसी मदरसे से कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा के प्रसार के लिए और विदेशी शासनों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूस या फिर देवबंद आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये दो नाम हमारे लिए यहाँ मुख्य हैं। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने वाले कौन थे? तो यही एक आंदोलन से संबंधित मान के चलते हैं। ये एक प्रकार का अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। कैसा था? अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंदी जो विद्यालय थे उसमें अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था, उसको ये नहीं मानते थे दोस्तों। फिर बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। अहमदिया जो आंदोलन है उसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक और बौद्धिक विकास करना था और धर्मोपदेश के नियमों को और उदार बनाना था। इसका उद्देश्य था आधुनिक और बौद्धिक विकास करना और इसी के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना ताकि वो आधुनिक हो सकें और लोगों का बौद्धिक विकास हो सके। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित हुए थे, तभी इन्होंने यहाँ पर यह प्रयास करने की कोशिश की थी दोस्तों। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये 1919 से 1947 का टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद में जो हमारी तीसरी
जो बहुत लंबी यूनिट थी उसका समापन हो जाएगा दोस्तों अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक और साइकोलॉजी के जो हैं फ्री टेस्ट हमारी एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल हैं। वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे जो गेस्ट पेपर चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में साइकोलॉजी के, उनसे आप जुड़ सकते हैं। टोटली फ्री रखे गए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। दूसरी बात कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्य आरएस या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये अच्छी बात होती है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।